बच्चों कैसे हो। मैं सुधाइश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कक्षा 6 में। यहाँ पर हम देखेंगे रेखा और रेखाखंड। नहीं, रेखा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं। ये हमारी रेखा है, इसको संकेत में हम रेखा ए भी लिखते हैं। ये हमारा रेखाखंड है। जैसा कि रेखा के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि रेखा को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं, इसके कोई अत्यंत बिंदु होते नहीं हैं। आप रेखा यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड का एक सीमित माप होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ, इसका एक लंबाई फिक्स होती है, उसके 2 अत्यंत बिंदु होते हैं। तो इसको हम संकेत में इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब इनकी तुलना कैसे करनी है, आप किस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये रेखाखंड के बारे में अगर हम बात करें कि भाई कौन सी रेखा बड़ी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेखा की तुलना एक तो हम कर सकते हैं, देखकर तुलना कर सकते हैं उसकी। देखकर मतलब कि जैसे ये रेखा है, ये छोटी है, ये बड़ी है, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई ये छोटी रेखा है, ये बड़ी रेखा है। फिर अक्ष द्वारा मतलब ट्रेसिंग पेपर द्वारा, जैसे कुछ ये रेखा है, इसको हम पहली नज़र में अपने ये ऐसा नहीं बता सकते। माइनर जो मतलब छोटा सा जो कमी हो तो वो हम नहीं बता सकते, उसको हम क्या ट्रेसिंग पेपर द्वारा हम इस पे रखेंगे, इसका माप इस पे रखेंगे। मान लीजिए इतना आया तो ये हम इसको बोलेंगे कि भाई ये बड़ी है, ये छोटी है, इस प्रकार से। तीसरा है कि माप पट्टी और डिवाइडर द्वारा हम इसको माप सकते हैं। माप पट्टी मतलब रूलर और प्रकार की सहायता से हम माप सकते हैं। माप पट्टी से तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा भी यहाँ ये 4.8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और रूलर डिवाइडर द्वारा कैसा है, हम यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ दोनों डिवाइडर यहाँ रखेंगे दोनों अपना, और उसको यहाँ से रखेंगे, तो ये हम बता देंगे कि भाई ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये रेखा बड़ी है, ये रेखाखंड बड़ा, ये छोटा है। आइए अब हम कुछ कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा है समकोण। समकोण कैसा होता है, 90 अंश का होता है। समकोण की आकृति ऐसी होती है, सीधी होती है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इस तरह भी हो, ऐसा भी समकोण बनता है, और इस ढंग से भी हम समकोण बना सकते हैं। ये भी हमारा समकोण है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना, जहाँ भी मतलब 90 अंश का कोण बनता है, सीधी रेखा होती है, वो हमारा समकोण होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ भी समकोण बन रहा है। एक और ये ऋजुकोण। ऋजुकोण देखिए कि ऋजुकोण कैसा होता है, पूरा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 0 अंश से लेकर 180 अंश तक का जो बनता है वो क्या होता है, ऋजुकोण होता है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा हो, ये यहाँ पर भी इस ढंग से भी होता है, ये भी हमारा ऋजुकोण है। ये जो है हमारा लंब का, तो ये भी हमारा क्या है, ऋजुकोण है। अब हम इसको किस तरह से मतलब दर्शा सकते हैं घड़ी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये जो हमारा है, ये चारों तरफ आप यहाँ देखेंगे 90 अंश का कोण बनता है। देखिए ये हमारा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमने यह नाम दे दिया। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है, बराबर। यहाँ पर आप देखिए कि चारों जगह आपका 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी, ठीक है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कोण के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस भाग को अगर हम लेते हैं तो ये 90 अंश, ये पूरे का माप जो है वो कितना है, 360 डिग्री। ये जो पूरा है चारों वृत्त का जो मतलब पूरा जो सर्कल है, इसका माप कितना है आपका, 360 अंश का है। तो यहाँ पर हम इस एक भाग की बात करते हैं, तो इसको 90/360 करें, हम काट देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 1/4। मतलब ये आपका जो भाग है ये कितना है, 1/4 भागेगा। यहाँ इसकी बात करेंगे हम, तो ये पूरा, ये भी 90 अंश का हुआ, ये पूरा हुआ, ये हमारा हुआ ऋजुकोण, ये हमारा हुआ समकोण, ठीक है। ये हमारा हुआ ऋजुकोण। ऋजुकोण में कैसा ये दोनों आया, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो है पूरा ऐसा इस ढंग से ये बन रहा है। तो ये आपका 180 अंश का बना, ये 90 मिला देंगे 180 अंश, इसको हम भाग करेंगे, इसके अनुपात अगर हम देखते हैं तो 1/2 हुआ। अब यहाँ हम बात करेंगे इसकी तीसरी, परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण जो होता है वो 270 अंश का होता है। कितने का होता है, 270 अंश का होता है। कैसे, तो यहाँ पर ये भाग हुआ, ये 90, ये 90, ये 90, तीनों को मिलाओगे तो आप कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब इसका अनुपात दर्शाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। और चौथा हम बात करें इसकी, तो ये हमारा पूरा कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। इसको हम घड़ी के
नक्शे के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, यहाँ आपका 12, यहाँ 3, ये 6, ये 9, मतलब 1 2 3 इस ढंग से आपका है। अब जब समकोण बनता है, ठीक है, तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अब यहाँ पर 12, 1, 2 और 3, इसके बीच कितना गैप आया? 1 2 3, मतलब यहाँ पर 30 अंश कितनी बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए। जब ये 30 अंश आपका 3 बार आता है तो क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, मतलब 1/4 पार्ट आपका बनता है। ठीक है, तो समकोण बनने के लिए 30 डिग्री को कितनी बार आना है? 3 बार आना है। अब ऋजु कोण के लिए, ऋजु कोण में कैसा है? बिल्कुल वही घड़ी का माप लेंगे हम। ऋजु कोण में क्या होगा? आप कहीं से भी लें, ऐसा नहीं है कि 12 से ही लें, 1 से ही लें। यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2, ठीक है। अब ऋजु कोण हमको बनाना है तो हमारा 30 जो कैसा 180 का हुआ, तो ये आपका 2 समकोण बनता है इसमें, मतलब 30 जो है वो कितनी बार आना चाहिए? आपका 6 बार आना चाहिए। 30 अंश का जो माप है वो आपका 6 बार आना चाहिए। 30 अंश 6 बार आना। जैसे यहाँ पर ये हम यहाँ से मान लिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर हमारा ये जो बना, ये हमारा क्या बना? ऋजु कोण बना। मतलब 30 जो 30 अंश 6 बार आता है हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ऋजु कोण बन जाता है। अब प्रतिवर्ती कोण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रतिवर्ती कोण जब हमारा कब बनता है? मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर 9 बार आना चाहिए। 30 अंश जो है वो कितनी बार आना चाहिए? 9 बार आना चाहिए, तब हमारा कहीं से भी आप चालू करें। जैसे ये यहाँ से हमने शुरू करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बना? प्रतिवर्ती कोण बना 270 अंश का। और इसकी हम बात करें तो ये जो हमारा है संपूर्ण कोण, ये तो हमारा 360 अंश डिग्री का ही होता है। मतलब ये पूरा जो होता है घड़ी का जो गोलाई होती है पूरी, या वृत्त की जो पूरी गोलाई होती है वो कितने अंश की होती है? 360 अंश की होती है। आइए अब हम कोण को बनाना और कोण को मापना सीखेंगे। कोण को मापने के लिए आपको क्या करना है? कोण मापक की ज़रूरत पड़ेगी। कोण मापक को आप यहाँ पर रखें। मान लीजिए कोण दिया है तो आप इसको इस ढंग से रखेंगे। मान लीजिए यहाँ रखिए स्पष्ट। ये जो आपका कट है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा कट दे रखा है और ये लीटी दे रखी है। इस लीटी को आप इसको पॉइंट पे यहाँ लाएंगे और इस लीटी को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे इस ढंग से। जब आप इसको रखेंगे तभी आपका इसका क्या माप दिखाई देगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका कितना है? 100 अंश का। कोण कैसा है? जब आप इधर से बनाते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप कोण आप दोनों तरफ से बना सकते, मतलब अगर आपने यहाँ से कोण बनाया है तो आपको क्या करना है? यहाँ से गिनना है। कोण अगर आप यहाँ रख के बना रहे, इस ढंग से बना रहे, तो आपका माप जो है वो आपको यहाँ से गिनना है, ठीक है, ऐसे। और अगर इस ढंग से बना, यहाँ पर अलग पॉइंट कोण, मतलब आप इधर से बन सकते, इधर आपने रखा तो आपको इधर से गिनना है नीचे से, और इधर रखा तो आपको इस ढंग से गिनना है। मतलब कोण आप कहीं से भी बनाइए, ठीक है, आप दोनों तरह से कोण बना सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए न्यून कोण के बारे में। हमें न्यून कोण हमारा कैसा है? जो 90 से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ये हमारा कोण है, इसको हमने मापा 90 60 डिग्री का है हमारा। देखिए इस ढंग से हम रखेंगे और यहाँ से हम नीचे से गिनेंगे, नीचे की ओर से 10 20 30 60 जहाँ रहा है वहाँ पॉइंट लगाकर हम बनाएंगे और इसका हम नाम देंगे ABC। तो हम इसको कोण में नाम कैसे देंगे? कोण ABC। ये हमारा कोण का चिन्ह है, ठीक है, नाम इसका है ABC। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ABC ही रखें, ठीक है। अब अधिक कोण की बात करें हम, अधिक कोण में कैसा होता है कि जो इस 90 डिग्री से उस तरफ झुका हुआ होता है, ये हमने रखा, ठीक है, यहाँ से हम बना रहे हैं तो नीचे से हम गिनेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे तो हम नीचे की नंबरों को गिनेंगे। यहाँ हमारा आया, ये हमारा 100 अंश का कोण बना, इसका नाम हम रखेंगे कोण PQR, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण जो है, प्रतिवर्ती कोण में कैसा होता है कि जब भी आपको कोई भी माप दिया गया हो, प्रतिवर्ती कोण कैसा होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है।
तो प्रतिवर्ती कोण मान लीजिए मुझे ये कोण दिया गया है 220 अंश का, ठीक है। पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है 360 अंश का। अब हमारे कोण मापक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोण मापक में 0 से 180 अंश तक का माप दिया होता है, तो आप 220 का तो बना ही नहीं सकते। तो मान लीजिए मुझे 220 अंश का अपने को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 220 अंश को घटा देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 140 अंश का। तो ये तो मुझे कोण मापक में मिल जाएगा। लेकिन ये कैसा बनेगा, ऊंधा बनेगा। ये मैंने इसका आधार बनाया, अब मैं यहाँ से इसको उल्टा रख के बनाऊँगी, ठीक है। या हम चोपड़ा ही ऊंधा कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है अगर मुझे उल्टा बनाना नहीं आता है, हम चोपड़ा ऊंधा कर लेंगे कि हमारा भाई 140 अंश हमारा ये आया। तो और लेकिन ये कैसा बनता है, इस तरफ को बनेगा, इस तरफ को नहीं बनेगा, इस तरफ को बनेगा। ये जो आपका 220 अंश का कोण बना इस ढंग से। अगर मुझे नहीं आता है बनाने तो मैं क्या करूँगी, ऐसे अपना चोपड़ा घुमा लूँगी और ऐसे करके मैंने क्या करा 140 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। इस ढंग से घुमाकर मैंने 140 अंश का कोण बनाया अपना, ठीक है। 140 अंश का मैं इस तरह से बना दूं और फिर इसको कोण का जो अपना है ये भाग अपना इसको इस ढंग से दर्शा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा, ठीक है। इसका भी नाम मैं दे सकती हूँ XYZ, ठीक है। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, कोण XYZ बराबर 140 अंश, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर मुझे 270 अंश का कोण बनाना है तो मैं यहाँ भी यही करूँगी, 360 में से मैं 270 अंश घटा दूँगी, तो ये मेरा बनेगा मेरा मतलब कैसा, 360 में से मैं 270 घटा रही हूँ, तो 0 16 में से 7 दे 9, तो मेरा ये कोण जो मेरा है ये कितना 270 का अगर मुझे बनाना है तो 90 अंश का मेरा कोण बनेगा। इस ढंग से हम क्या बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लंब समद्विभाजक की। लंब समद्विभाजक में कैसा होता है, लंब और लंब का समद्विभाजक दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ये जो है ये हमारा क्या है, लंब है। लंब मतलब कैसा है कि कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। लंब मतलब कहीं भी वो समकोण बना रहा है, ठीक है। और इसको हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, LM लंब AB, मतलब LM जो है वो किस पे लंब है, AB पर लंब है, ठीक है। रेखाखंड LM जो है उस पे AB पे। और लंब समद्विभाजक कैसा होता है कि बिल्कुल मध्य में जो रेखा आपको दी है बिल्कुल उसके मध्य में से ही वो गुजरता है, तो ही वो क्या होएगा, लंब समद्विभाजक माना जाएगा। ये लंब है लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं है, ये लंब समद्विभाजक है। मतलब रेखा जो है आपकी बिल्कुल मध्य में से गुजरनी चाहिए, तो ही आपकी वो लंब समद्विभाजक होगा। आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक भुजाओं की दृष्टि से। भुजाओं की दृष्टि में आपका होता है पहला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कैसा होता है, तीनों भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब कोई 3 सेंटीमीटर की, कोई 4 की, कोई 5 की, अलग अलग उनकी भुजाओं के माप होते हैं। दूसरा आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कैसा होता है कि कोई 2 भुजाएं इनकी माप की होती है, मतलब ये 4 की है, ये 4 की है और ये 3 सेंटीमीटर की है। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती है वो कैसी होती हैं, समान होती हैं, उसके तीनों के कोण भी समान होते हैंगे, ठीक है। अब हम कोण की दृष्टि से देखते हैं। कोण की दृष्टि में कैसा होता है, पहला आपका होता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में कैसा होता है कि सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं। लगभग आपके न्यूनकोण जो होता है तो वो लगभग आपके तीनों कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप का जो कोण का माप जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए तीनों के माप के जो कोण होते हैं कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं। दूसरा आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कैसा होता है कि कोई इसका जो कोण है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है। तीसरा आपका है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में कैसा होता है कि कोई एक कोण आपका कैसा होता है, वो अधिक होता है। अधिक मतलब 90 अंश से अधिक होता है आपका, तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज जनरली हमको कैसा पता है कि 4 भुजा और 4 कोण से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। मतलब 4 रेखाखंड है इसके बराबर ऐसे, और 4 कोण बन जाते हैं कहीं भी, तो वो हमारी ये जो बंद आकृति है ये क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। इसके भी प्रकार हैं। पहला है आयत,
आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती है, समान होती हैं। सभी कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। आमने सामने की ऐसे तो चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं, लेकिन आमने सामने की कैसी कि इसके सामने का माप जो है इसके माप से मिलता है, इसका माप जो है इसके माप से मिलता है, मतलब इनके माप क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये समकोण बनाते हैं। मतलब इसमें चारों भुजाएं आपकी समान होती हैं और चारों कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। अगला जो हमारा है वर्ग, वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं और चारों कोण समान होते हैं। इसकी चारों भुजाएं के माप समान होते हैं, ठीक है। इनके चारों के कोण भी समान होते हैं। चारों कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तीसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कैसा होता है कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, मतलब सामने वाली भुजाएं, इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये, लेकिन ये 90 अंश का कोण नहीं बनाती। जैसे ये आप इसको देखिए, ये इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है, ये सीधा नहीं है। ये 90 अंश का कोण में कैसा होता है, ये लिटी आपकी एकदम सीधी होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये चतुर्भुज है लेकिन इसमें 90 अंश का कोण नहीं बनता। इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती हैं, समान होती है, इसलिए एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। चौथा आपका है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कैसा है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही हो, ऐसा भी हो। ये आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये क्या होती है, 90 अंश का कोण बनाती नहीं है। इसलिए इसमें हम इसमें समचतुर्भुज में सिर्फ इतना ही होगा कि ये इनकी चार भुजाओं का होता है। समलंब में भी ऐसा ही। समलंब में देखिए, ये इसके भुजाएं की ये बराबर होती है, लेकिन ये आगे जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी। मतलब ये, लेकिन ये क्या है, चार रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति, इसलिए हम इसको चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें सिर्फ दो भुजाएं ही समान होती हैं, ये वाली, बाकी ये तो आगे जाके प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। पतंग चतुर्भुज। पतंग तो आपने देखी होगी, पतंग का आकार ऐसा होता है। इसमें दो आसन भुजाएं बराबर होती है। मतलब आसन भुजाएं मतलब ये वाली भुजा, इसके बाजू वाली भुजा, इसके शीर्ष से लगती हुई जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं। तो इसके बराबर, इसके शीर्ष से ये हुई, तो ये दोनों भुजाओं के माप समान हुए इसमें। आइए अब हम कुछ बहुभुज के बारे में जानते हैं। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति हो तो वो बहुभुज कहलाती है, ठीक है। बहुभुज मतलब सबकी अलग अलग। सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो त्रिभुज होता है, ये 3 भुजाओं का बना हुआ होता है। फिर ये चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से बना हुआ है, इसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज हुआ। 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 भुजाएं, तो ये षष्ठभुज हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टभुज हुआ। मतलब जिसकी जितनी भुजाएं होती हैं हम उसको उस नाम से बोल सकते हैं। अब हम कुछ आकृतियाँ देखते हैं, 3D आकृतियाँ, मतलब त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिविमीय आकृति का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हो, तो वो कैसी कहलाती हैं, 3D यानी त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि शीर्ष होता है, फलक होता है और किनारे होते हैं। जिन आकृतियों में शीर्ष, फलक और किनारे पाए जाते हैं वो 3D आकृति होती है। इस आकृति को हम देखेंगे तो ये इसका क्या हुआ, ये जो है ये इसके फलक हुए, ठीक है। और ये जो हुआ ये इसके क्या हो गए, शीर्ष बिंदु हो गए। ये जो है इसके शीर्ष बिंदु हैं। और किनारे जो है ये इसकी क्या हैं, किनारियाँ हैं। तो इसके अंदर हमको क्या मिला, फलक मिला, किनारे मिले और आपको शीर्ष बिंदु मिला। तो इसलिए हम इन आकृतियों को मतलब कि 3D आकृति बोल सकते हैं। ये भी है 3D आकृति। ये बॉल को भी हम बोल सकते हैं, इस शंकु को भी बोल सकते हैं, पिरामिड को भी बोल सकते हैं, इस बेलनाकार को भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं, सुधा इस बगल करके टाइप करिए, वहाँ पर आपको ये लेसन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।